इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से देखेंगे, इंफॉर्मेशन कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, इनडायरेक्टली गिवन होती है, तो हमें रिट्रीव करनी आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस्ट्री ए sells 11,000 units to B, 2,000 units to C, 4,000 units to D, and imports 500. Industry B sells 1,000 units to C, 3,000 to D, exports, and 1,000 remain unsold. Industry C sells 500 units to D, 1,000 to A, 2,000 units to the government, and exports 3,000. Industry D sells 1,000 units to B, 2,000 units to household, 5,000 units for self consumption. Calculate GV at MP. सर यहाँ तो यूनिट्स दे रखी है, हमें तो वैल्यू चाहिए होती है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू इज 1 रुपी। कुछ मेंशन नहीं है ना, तो हम कैलकुलेशन 1 रुपी के हिसाब से कर देंगे, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ओके, तो बेसिक सबसे पहली assumption क्या होगी? We assume 1 unit is worth 1 rupee in the absence of any information. सर यूनिट्स में आंसर नहीं हो सकता? नहीं, ठीक है ना। आप आंसर चाहे एंड में लिख दें कि these many units which is equal to rupees this. Why? What is national income? Value of final goods and services produced in a year. तो वैल्यू के टर्म्स में ही मेजर किया जा सकता है, यूनिट्स के टर्म में नहीं। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग था, फॉर्मेशन एरर भी बोल सकता हूं मैं इसे, क्योंकि वैल्यू दे होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं दे रखी तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट, अजम्पशन क्या है? 1 यूनिट इज वर्थ 1 रुपी। कोई डाउट? ओके, फिर हो जाएगा सर? नहीं बेटा, फिर भी इंटरेस्टिंग है, मैं पूरा करूंगा। इंडस्ट्री कितनी है? ए बी सी डी। जीवी एट एमपी क्या होता है? सारी इंडस्ट्रीज का वैल्यू एडेड को टोटल कर देंगे। इंडस्ट्री ए बी सी डी, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे से बोल सकते ना, पहला कॉलम क्या हो गया? इंडस्ट्री। दूसरा कॉलम क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया? ये कॉलम नंबर 3। लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, कॉलम नंबर 4, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब आराम से रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। A sells 11,000 units to B, 2,000 units to C, and 4,000 units to D. एक एक करके बात करते हैं। इंडस्ट्री A sells 11,000 units to B, तो अगर सेल्स की बात करें, $11,000 टू B, तो अगर B को बेचा तो B ने खरीदा भी होगा, तो B की इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आ जाएगा? 11,000 फ्रॉम A, क्या है ये? परचेजेस, साथ साथ लिखते रहते हैं। 2,000 यूनिट्स टू C, 2,000 यूनिट्स टू C, तो C ने खरीदा भी होगा। परचेजेस 2,000 यूनिट्स फ्रॉम A। इंडस्ट्री A sells 11,000 to B, done. 2,000 to C, done. 4,000 units to D, 4,000 to D, तो D ने खरीदा भी होगा। परचेजेस 4,000 फ्रॉम D। कोई डाउट? सॉरी, D तो ये खुद है, इसने A से खरीदा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट्स भी हैं, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएंगे।
इंपोर्ट्स, कितने इंपोर्ट्स 500। तो इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करना, प्लेस करना उसको सही जगह पे। इंडस्ट्री बी सेल्स 1000 यूनिट्स टू सी, तो अब बी की सेल्स में आ जाते हैं 1000 यूनिट्स टू सी, तो सी ने खरीदा होगा 1000 यूनिट्स फ्रॉम बी, तो ये भी कवर हो गया। दोनों एस्पेक्ट्स कवर करते रहेंगे, एक एस्पेक्ट मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं बीच में टोटल आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, लेकिन अभी सब स्पेसिफिक चल रहा है। बी सेल्स 1000 टू सी, 3000 टू डी, 3000 टू डी, तो डी ने खरीदा भी कितना 3000 फ्रॉम बी, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स 2000, और कहीं नहीं आएंगे, और 1000 रिमेन अनसोल्ड, तो आउटपुट में ही आते हैं। चेंज इन स्टॉक कितना 1000, अनसोल्ड मतलब बच गया सामान, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ये है, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं था तो ओपनिंग स्टॉक 0 है, वही चेंज इन स्टॉक है। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिखूंगा अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक इफ ओपनिंग स्टॉक इज 0। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा या पूरा? तो इंफॉर्मेशन पहले आराम से ब्रेक करेंगे। तो ए की कहानी हो गई, बी की कहानी हो गई, सी सेल्स 500 यूनिट्स टू डी, सी 500 यूनिट्स टू डी, तो डी ने खरीदा 500 यूनिट्स फ्रॉम सी। 1000 यूनिट्स टू ए, 1000 यूनिट्स टू ए, तो ए ने खरीदा, ए में आ जाओ, परचेजेस किससे, सी से, 1000 फ्रॉम सी, हो गया जी। 2000 यूनिट्स टू गवर्नमेंट सी, कितना 2000 टू गवर्नमेंट, 2000 टू गवर्नमेंट, एंड एक्सपोर्ट्स 1000, एक्सपोर्ट्स 1000, ठीक है। डी की कहानी पे आते हैं, डी सेल्स 1000 यूनिट्स टू बी, डी सेल्स 1000 टू बी, बी है ना, तो बी ने सामान खरीदा भी 1000 फ्रॉम डी। 2000 यूनिट्स टू हाउस होल्ड, 2000 यूनिट्स टू हाउस होल्ड, 5000 यूनिट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। व्हाट इज नेशनल इनकम, सेल्फ कंजम्पशन मतलब उन्होंने खुद अपने वहां पे यूज कर लिया। व्हाट इज नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट या प्रोड्यूस्ड, produced. National income is the value of final goods and services produced in the year. तो प्रोडक्शन तो हुई थी, बट आपने अपने फैक्ट्री में यूज कर लिया। फार्मर ने प्रोडक्शन तो करी, बट अपने घर में ही सामान कंज्यूम हो गया। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अगर हुई है प्रोडक्शन, तो भी प्रोडक्शन तो हुई है, तो इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल। 5000 यूनिट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, 5500 1000 सेल्फ कंजम्पशन, वो प्रोडक्शन में काउंट हो गया, सेल्स में ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट होगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो सेल्स में जो सामान बेचा वो भी, सेल्फ कंजम्पशन वो भी, ठीक है ना। तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा, यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्लियर, सारी चीजें हमने डाल दी, अब क्लोज करते हैं।
ध्यान से देखेंगे आराम से, एक एक करके इंडस्ट्री ए की बात करते हैं। तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कोई चेंज इन स्टॉक नहीं है। तो 11 to 13, 13 for 17, वैल्यू ऑफ आउटपुट है 17, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1500, तो वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा 17,000 minus 1500 which is equal to 15,500। कोई डाउट? अभी समझ आया प्रेजेंटेशन ऐसे करने का फायदा? इजी हो गया आपके लिए काम, मतलब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ढंग से ना करा जाए, ढंग से करा जाए तो बहुत इजी है। तो पहले तो क्वेश्चन को डिसाइफर करना आना चाहिए जब ऐसे इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7,000, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है आ सकती है, बट टेक्निकली बी बी सेल्स 1000। ओके, क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंट है। ये जो ए सेल्स 11,000 यूनिट्स टू बी है, ये एक्चुअली क्या था 1000 यूनिट्स। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा 1000 यूनिट्स टू बी। क्यों, कैसे पता चला सर मिसप्रिंट है? बेटा पहली बात यूनिट्स में बातें हो रही है। अगर बी ने ये 11 ना हो, मतलब 11 ही होता, तो बी ने अगर 12,000 का सामान 12,000 यूनिट्स खरीदी, जो बेची गिवन है, जो बच गई गिवन है, तो वो तो मैच करनी चाहिए आपस में, यस और नो? कुछ बेच दी, कुछ बच गई, वो तो मैच करनी चाहिए, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो मिसप्रिंट था। लेकिन एग्जाम में अगर कोई एरर आएगा तो आप एरर ठीक करने नहीं बैठ जाएंगे, चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में अगर कोई गलत होता है ना क्वेश्चन, तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में जो आपने टाइम वेस्ट करा और उसकी वजह से जो बाकी पेपर की ऐसी तैसी हुई, उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन में एरर हो सकता है, वहां भी आप बस अटेम्प्ट करेंगे। मैं तो ठीक कर रहा हूं, बट वहां पे आप ठीक करने मत बैठ जाना, ओके प्लीज। तो अगर ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, बस ये दो चीजें चेंज हो गई। तो ए ने जो 1000 यूनिट्स बेची थी बी को, तो ए की सेल्स में आ गया, बी की परचेज में आ गया। अब इसको रीडू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 7,000, 7,000 माइनस 1500 कितना हो गया 5,500। अभी तक कोई डाउट? क्लियर? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब 7 में से ये कितना है, बस यही है 2, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया 5,000। सी की अगर बात करें, 3 + 4 4,500, और ये कितना है 3,000, तो वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा 4,500 माइनस 3,000। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना चाहिए था 7,000 माइनस 2,000। डी डी की कहानी क्या कह रही है 5 + 2 7, 7 + 1 8, और ये कितना है 7,500। तो वैल्यू एडेड क्या हो जाएगी 8,000 माइनस 7,500 which is equal to 500। GVA at MP is equal to gross value added by A plus gross value added by B plus gross value added by C plus gross value added by D। A की कितनी थी 5,500, B की कितनी थी
5000, सी की कितनी थी और डी की कितनी थी 500, 10,500, 11, 12, 12,500, 12,500 units, which is equal to 12,500 rupees, on the assumption that 1 unit is equal to 1 rupee. कर रहा है मैच? समझ आया ना? वो एरर था, उसमें एरर के अलावा भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये वैसे क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट टाइम मैं कराऊंगा, उसके कर तो आप लेते, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया आपको, बट स्पीड में करना पड़ेगा आपको। तो एक बार कर रखा हो तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्टली फर्स्ट टाइम कर रहे होते तो मेरा तो स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं तो पता है ना कि कितनी जगह चाहिए होगी, तो आप स्पेसिंग उस हिसाब से, कॉलम्स उस हिसाब से बनाओगे, तो वहां फायदा होता है ऐसे क्वेश्चन अगर हमने पहले से कर रखे हो। क्वेश्चन नंबर 13, असाइनमेंट नंबर 3।